मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू वीसीएस फिजिक्स क्लासेस। अपन सेकेंड सेमेस्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बुक की बात कर रहे थे, जिसमें अपन ने यूनिट नंबर फर्स्ट और चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था। इसमें आज अपन का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा, अपन ने देखा था कि डाइवर्जेंस क्या होता है। तो इससे जस्ट पहले वाली क्लास में अपन ने डाइवर्जेंस से रिलेटेड स्टडी की थी। अब आज अपन को देखना है कि डाइवर्जेंस में जो उसकी कार्टेशियन फॉर्म होती है उसको कैसे लिखा जाता है। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि कार्तीय निर्देशांक के रूप में जो डाइवर्जेंस होता है वो कैसे लिखा जाता है, या डाइवर्जेंस ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में उसको अपन कैसे लिख सकते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। तो देखते हैं अपन कि इसमें कैसे डिराइव करेंगे इसको। फर्स्ट अपन ने ले रखा है कि यहाँ पे डाइवर्जेंस को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, अब मुझे पता है कि डाइवर्जेंस कैसे लिखा जाता है, तो ये चीज़ मुझे पहले से पता है कि जो डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस को मैं वर्ड की टर्म में तो डाइवर्जेंस की टर्म में लिखता हूँ। और ये किस पर ऑपरेट होता है, डाइवर्जेंस को मैं लिखता हूँ डेल की टर्म में, और इसको ऑपरेट करवाते हैं किसी वेक्टर क्वांटिटी पर। वेक्टर क्वांटिटी से इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या आता है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, यानी इसका जो भी रिजल्ट आता है वो क्या आता है, स्केलर आता है। और डाइवर्जेंस का अपन ने जो फिजिकल मीनिंग है वो देख लिया था कि डाइवर्जेंस क्या होता है अपने पास, पॉजिटिव भी पॉसिबल है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और साथ में क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो अपन ने कोई पॉजिटिव चार्ज लिया था, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, तो वो क्या होता है, उसका डाइवर्जेंस पॉजिटिव मानते हैं, जो एक सोर्स की तरह बिहेव करता है। यदि अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर होती है, इनवर्ट डायरेक्शन में होती है, तो वो जो अपने पास होता है सिंक की तरह बिहेव करता है, इसका मतलब वो क्या होगा, अपने पास नेगेटिव डाइवर्जेंस होगा। और जो तीसरा होगा वो जीरो, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस टू माइनस की ओर मूव करती है, तो आने वाली लाइन जो इतनी किसी सरफेस में एंटर करेगी उतनी ही किसी सरफेस से आउटगोइंग होगी। तो इनकमिंग और आउटगोइंग की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या क्या होगी, फ्लक्स लाइन इक्वल होने के कारण उसका डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसको मैथमेटिकली डिराइव करने के लिए अपन ने एक कंसेप्ट लिया है। इस कंसेप्ट में देखा है कि किसी आयतन अल्पांश डीवी, कोई अपन ने एक आयतन अल्पांश लिया है जिसमें क्यूब का स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा होगा। किसी आयतन अल्पांश डीवी वाले आयताकार बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः dx, dy और dz है। तो यहाँ पे जो ये बॉक्स ले रखा है, ये एक 3D कंसेप्ट का बॉक्स है, जिसमें इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, वेट और हाइट तीनों दे रखी है, dx, dy, dz। और इसका जो एलिमेंट दे रखा है आयतन अल्पांश, आयतन अल्पांश यानी जो वॉल्यूम एलिमेंट है वो कितना है, अपना dv। इस बॉक्स के केंद्र बिंदु पर, इस बॉक्स के केंद्र बिंदु पर जो ये व्हाइट कलर का जो पॉइंट दिख रहा है वो है अपने पास पॉइंट पी। इस बॉक्स के सेंटर पॉइंट पर निर्देशांक है वो एक्स वाई जेड है, यानी ये तीनों डायरेक्शन, अपन ने आपको तीनों डायरेक्शन दिख रही होगी, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है और ये जेड डायरेक्शन है। तो माना कि केंद्र बिंदु पी पर एक वेक्टर फील्ड है, और उस वेक्टर फील्ड का मान क्या है, ए वेक्टर। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर के तीन कंपोनेंट होंगे, कौन कौन से, ए एक्स, ए वाई और ए जेड। तो यहाँ पे अपन ने लिखा है कि जो वेक्टर के कंपोनेंट होंगे वो कौन से कंपोनेंट होंगे, ए एक्स होगा, ए वाई होगा और ए जेड होगा। तो ए एक्स एक्स डायरेक्शन में होगा, ए वाई वाई डायरेक्शन में होगा और ए जेड जेड डायरेक्शन में होगा। तो ये कंसेप्ट अपन ने एज्यूम किया हुआ है मैथमेटिकल डेरिव करने के लिए। तो ले लिया अपन ने लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ वॉल्यूम डीवी, इसको डी ए की जगह डीवी कर देना, आर डी एक्स, डी वाई एंड डी जेड रेस्पेक्टिवली। The coordinate at the center point P of the box are x, y, z. Suppose the value of the vector field at the center point P is a and the component, यहाँ पे कोई भी वेक्टर फील्ड है, तो वेक्टर फील्ड अपन ने कोई ए वेक्टर होता है तो उसमें 3 कंपोनेंट आते हैं, तो वेक्टर फील्ड कंपोनेंट होंगे वो ए एक्स, ए वाई और ए जेड होंगे। तो यहाँ पे जो अपने पास डायग्राम है, इस डायग्राम के बारे में देखते हैं। इस डायग्राम में देखो अपने पास 3D कोऑर्डिनेट है, उस कोऑर्डिनेट में अपन ने कोई पॉइंट लिया है, ये अपना कोई पॉइंट है जो क्या है अपने पास P है। तो ये क्या हो जाएगा, अपने पास कोई पॉइंट P है, और इसके जो तीनों कंपोनेंट है वो तीनों डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये क्या कोई वेक्टर फील्ड है, और वेक्टर फील्ड क्या है मेरे पास, ए वेक्टर। तो मुझे पता है कि जो ए वेक्टर होगा वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है, ए एक्स आई कैप होगा, प्लस होगा अपने पास ए वाई जे कैप होगा, और फिर क्या होगा अपने पास ए जेड के कैप होगा। तो इसके तीनों ही कंपोनेंट होंगे ए एक्स, ए वाई, ए। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये जो अपने पास पी सेंटर पॉइंट है, यहाँ से ये वाला जो कंपोनेंट है इसको मैं मान लेता हूँ क्या, ए एक्स, इसको मैं मान लेता हूँ क्या, ए वाई,
और इसको मैं मान लेता हूँ क्या, ए जेड। और जो ये पी पॉइंट है वो बिल्कुल इसके सेंटर में है, और इसकी जो लेंथ दे रखी है वो एक तरीके से ये वाली जो दे रखी है, जो ये लेंथ है वो तो है अपने पास डी एक्स, तो इसको मैं एज्यूम कर लिया डी एक्स। ये वाली जो है वो है अपने पास क्या, डी वाई। ये वाली जो है वो क्या है अपने पास डी वाई, तो इसको मैंने डी वाई एज्यूम कर लिया। और जो ये वाली है वो है अपने पास डी जेड, जो ये वाली है वो क्या है अपने पास डी जेड। तो इस तरीके से डी एक्स डी वाई डी जेड 3D कंसेप्ट हो गया। अब मुझे ये देखना है कि इस कंपोनेंट में जो जो चेंज होता है वो कैसे होता है, और डाइवर्जेंस को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे प्रूफ किया जा सकता है। तो एक एक स्टेप वाइज देखते हैं। तो फर्स्ट लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेप में, यदि एक्स दिशा में सदिश क्षेत्र के घटक ए एक्स ये ए एक्स नीचे है, ए एक्स के परिवर्तन की दर होगी। तो ये मैं लिख सकता हूँ कि इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंपोनेंट ए एक्स ऑफ द वेक्टर फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन में एक्स कंपोनेंट, एक्स डायरेक्शन में ए एक्स कंपोनेंट में एक्स के रेस्पेक्ट में कितना चेंज आएगा। इसका मीनिंग ये होगा कि एक्स डायरेक्शन में वेक्टर फील्ड का कंपोनेंट है ए एक्स, उसमें जो परिवर्तन की दर या रेट ऑफ चेंज होगा वो कितना होगा। तो वो मैं लिख सकता हूँ कि कितना हो जाएगा, डेल ए एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास डेल एक्स, ये वाला रेट ऑफ चेंज आएगा। तो इस स्टेप में आ जाएगा कि एक्स डायरेक्शन में, इसका मीनिंग ये हुआ एक्स के रेस्पेक्ट में ए एक्स कंपोनेंट में एक्स डायरेक्शन में चेंज कितना है, डेल ए एक्स अपॉन में डेल एक्स। फिर मैं लिखता हूँ नेक्स्ट कि डी एक्स बाई टू दूरी के लिए ए एक्स कंपोनेंट में चेंज कितना आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये जो ए एक्स था इसका सेंटर पॉइंट पी था, अब वो कह रहा है कि डी एक्स बाई टू दूरी के लिए, यानी इसके हाफ डिस्टेंस के लिए। इसका यदि मैं हाफ डिस्टेंस करता हूँ तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ हो जाएगा, और ये हाफ जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, डी एक्स बाई टू। तो ये कह रहा है कि ए एक्स कंपोनेंट में हाफ डिस्टेंस या डी एक्स बाई टू डिस्टेंस के लिए चेंजेस कितना आएगा। तो वो चेंजेस आ जाएगा अपने पास कितना, डेल ए एक्स। तो वो हो जाएगा अपने पास क्या, डेल ए एक्स अपॉन में हो जाएगा डेल एक्स, और यहाँ पे जो चेंज है वो क्या है, डी एक्स किसके लिए है अपने पास, डी एक्स बाय टू के लिए। तो सेकंड स्टेप में आ जाएगा कि ये क्या हो जाएगा, डी एक्स बाय टू, क्योंकि ये हाफ के लिए चेंजेस बता रहे हैं। फिर अपन लिखते हैं कि उसका जो टोटल कंपोनेंट होगा या टोटल सरफेस होगा ए बी सी डी। अब देखो अपन ने यहाँ पे नाम नहीं दिया किसी भी सरफेस का, तो इसको दे दो ए बी सी और डी। ये एक सरफेस है, एक सरफेस है अपने पास जी एच, ये हो जाएगा अपने पास ई, और ये हो जाएगा अपने पास एफ। तो ये टोटल सरफेस हो गया। अब इस सरफेस में अपन देखते हैं कि आगे की जो स्टेप है उसको बारे में लिखते हैं कि वो मैथमेटिकल डिराइव के लिए अपन को कौन कौन से स्टेप को यूज करना होगा। तो देखो फर्स्ट आ रहा है अपने पास कि सरफेस पर सदिश क्षेत्र का कुल घटक क्या आ रहा है अपने पास, पृष्ठ ए बी पर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पृष्ठ ए बी सी डी पर वेक्टर फील्ड का जो टोटल कंपोनेंट होगा वो कितना होगा। तो मैं लिख सकता हूँ टोटल कंपोनेंट फॉर वेक्टर फील्ड ऑफ सरफेस ए बी सी डी, यानी ए बी सी डी कौन सा है अपने पास, ये वाला सरफेस है, ए बी सी डी है जो ये वाला सरफेस है, और इस सरफेस के लिए जो टोटल कंपोनेंट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि पहले कंपोनेंट कितना था, ए एक्स था, टोटल के लिए पहले कंपोनेंट कितना था, ए एक्स था। अब उसमें मैंने क्या किया, टोटल कंपोनेंट लिखने के लिए जो डी एक्स बाई टू के लिए चेंज देखा, तो वो चेंज कितना आया, तो वो आया डेल ए एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, डेल एक्स, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास डी एक्स बाय टू, ये वाला चेंजेस आ जाएगा। तो लिख सकते हैं ए एक्स प्लस डेल एक्स डी एक्स बाय टू। तो ये इसका क्या है, सरफेस ए बी सी डी के लिए टोटल कंपोनेंट है। फिर मैं लिखता हूँ कि ए बी सी डी से जो आउटगोइंग फ्लक्स होगा वो कितना होगा। तो फ्लक्स फ्रॉम पेज नहीं है, ये पेज की जगह सरफेस कर देना, क्या है अपने पास सरफेस। तो मैं लिख सकता हूँ कि फ्लक्स फ्रॉम ए बी सी डी, तो ए बी सी डी से जो टोटल सरफेस या फ्लक्स पास आउट होगा वो कितना होगा। तो मुझे पता है कि फ्लक्स को कैसे लिखा जाता है, तो इसको मैं लिखूंगा किससे, ए एक्स, पहले तो इसका टोटल कंपोनेंट आएगा तो डेल ए एक्स अपॉन में हो जाएगा डेल एक्स, साथ में हो जाएगा अपने पास क्या, डी एक्स बाय टू, और इधर हो जाएगा अपने पास ये वाली टर्म हो जाएगी, ये तो अपना टोटल कंपोनेंट हो गया। अब ये सर्फ क्या है, फ्लक्स लिखते हैं। तो फ्लक्स कैसे लिखते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक जो भी कंपोनेंट होता है वो होता है अपने पास ए वेक्टर डॉट का डी ए वेक्टर। तो ए वेक्टर तो ये टोटल कंपोनेंट आ गया, और जो डी ए वेक्टर है ये यदि एक्स डायरेक्शन में है तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास डी वाई और डी जेड। क्यों, क्योंकि ये जो कंपोनेंट है किसका है, एक्स में है, तो इसमें जो डी ए आएगा तो उसका सरफेस किस प्लेन में होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि कंपोनेंट एक्स का लिख रहा हूँ तो उसका सरफेस एलिमेंट होगा वो डी वाई और डी जेड होगा। क्लियर। तो मैं लिख सकता हूँ कि अपना जो टोटल अपने पास जो आएगा फ्लक्स आएगा एक डायरेक्शन का, वो फ्लक्स ये वाला आ जाएगा। तो ये अपना क्या हो गया, एक कंपोनेंट का फ्लक्स हो गया। ये क्या हो गया अपने पास, ओनली फॉर एक कंपोनेंट का फ्लक्स हुआ है।
इसके बाद अपन को बात करनी है इसके ऑपोजिट सरफेस की। तो इसका जो ऑपोजिट सरफेस होगा वो क्या हो जाएगा अपने पास। तो इसका ऑपोजिट सरफेस है, देखो इसका ऑपोजिट सरफेस है जी एच ई है। पहले ये वाला सरफेस था, अब अपने पास ये वाला सरफेस है। अब यदि ये वाला सरफेस है तो इसमें चेंज क्या आएगा, यदि मैं इसका भी फ्लक्स लिखना चाहूँ तो इसमें चेंज क्या आएगा। तो देखो इसमें क्या है, पहले पी पॉइंट से अपन इस तरफ की बात कर रहे थे, अब अपन को बात करनी है इस तरफ की। यानी जो डी एक्स बाई टू चेंजेस लिया था कि कंपोनेंट का डी एक्स बाई टू के लिए चेंज कितना आएगा, तो वो डी एक्स बाई टू किस में आ जाएगा, अब की बात माइनस में आ जाएगा। तो ये वाला चेंज कितना बन जाएगा, तो इसमें मैं लिख सकता हूँ कि ये वाला चेंज कितना आएगा। आप मैथमेटिकल डेरिवेशन में नोट्स में एडिटिव जैसे लिखा हुआ है वैसे का वैसे ही आपको लिखना है, एक एक स्टेप वाइज ही लिखा हुआ है सब कुछ। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसी प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी प्रकार बिंदु P से, ये बिंदु है ना कि बूंदी है, ये क्या है, पॉइंट है, ये वाला है अपने पास पॉइंट, ध्यान रखना। इसी प्रकार बिंदु P से माइनस डी एक्स बाई टू दूरी के लिए ए एक्स घटक में परिवर्तन की दर, तो मुझे पता है कि ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा अपने पास, और जो ये वाली जो टोटल था वो क्या हो जाएगा अपने पास। अब देखो यदि या तो मैं पूरा कंपोनेंट लिखूं, क्या लिखूं मैं यहाँ पे, पूरा कंपोनेंट लिखूं, तो यहाँ पे देखो ये दो लाइन एक जैसी आ गई है, इस लाइन को आप कट कर देना, ये वाली लाइन है इसको आप कट कर देना क्योंकि ये डबल लाइन रिपीट हो गई है इस रिटर्न में। देखो अपन को ये स्टेप लिखनी है कि इसी प्रकार बिंदु P से माइनस डी एक्स बाई टू दूरी के लिए ए एक्स घटक में परिवर्तन की दर, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये कंपोनेंट क्या आएगा, ये आ जाएगा अपने पास ए एक्स, तो ऐसे का ऐसे आएगा, माइनस हो जाएगा डेल ए एक्स, अपॉन में हो जाएगा अपने पास डेल एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास डी एक्स बाई टू। अब ये जो माइनस आया है वो माइनस किसकी वजह से आया है, ये डी एक्स बाई टू अब दूसरी साइड की बात कर रहा है, यानी माइनस एक्स साइड की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस घटक में चेंज आ जाएगा, वो घटक कितना होगा, ये हो जाएगा। आगे लिखना है कि इसका जो सरफेस होगा, इसका सरफेस क्या है, पृष्ठ जी एच ई एफ के लिए एक्स घटक का मान, यानी एक्स घटक का जो मान होगा, तो ये वाला एक तरीके से पूरा क्या है, कंपोनेंट ही है। तो ये तो केवल क्या बता रहा है कि बिंदु P से माइनस डी एक्स बाई टू दूरी के लिए चेंजेस बता रहा है, तो माइनस डी एक्स बाई टू दूरी के लिए जो चेंज होगा वो इतना ही होगा। यदि टोटल कंपोनेंट लिखते तो अपन ये वाली टर्म लिखते, जैसे अपन ने लिखा था इस वाली टर्म में कि इसका जो चेंजेस था, ये लिखा है अपन ने कि इसका जो चेंजेस था वो ये वाला था कि टोटल ए एक्स के कंपोनेंट में, यानी डी एक्स बाई टू दूरी के लिए जो चेंजेस लिखा था वो ये लिखा था, और टोटल कंपोनेंट की बात की तो ए एक्स इसमें ऐड कर लिया था। तो इसमें भी क्या होगा, यदि डी एक्स बाई टू माइनस के लिए बात कर रहा है तो ये वाली जो डिस्टेंस आ जाएगी वो क्या हो जाएगा, माइनस का डी एक्स बाई टू हो जाएगा, माइनस इसके साथ लगेगा, और इसका जो टोटल कंपोनेंट आएगा कि सरफेस के लिए जो एक्स घटक का टोटल कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा ए एक्स माइनस का डेल ए एक्स, अपॉन में हो जाएगा अपने पास डेल एक्स, साथ में क्या हो जाएगा अपने पास डी एक्स अपॉन में टू हो जाएगा, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। अब इसके सरफेस की बात करो तो सरफेस के लिए क्या हो जाएगा अपने पास ए एक्स माइनस का हो जाएगा डेल ए एक्स, और साथ में हो जाएगा डेल एक्स, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास बी एक्स अपॉन में टू, तो ये इसका सरफेस हो जाएगा, और ये तो टोटल कंपोनेंट हो गया, और कंपोनेंट के लिए जो सरफेस एलिमेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, एक्स के अकॉर्डिंग है, तो ये आ जाएगा डी वाई और डी जेड आ जाएगा। क्लियर। तो अपन लिख सकते हैं कि इसका टोटल फ्लक्स कितना, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आयतन अल्पांश एक्स के अनुदिश कुल निर्गत फ्लक्स। अब कुल निर्गत फ्लक्स की बात करें तो देखो एक तो ये वाली टर्म है माइनस एक्स के साइड में, एक ये वाली टर्म है प्लस एक्स के साइड में, तो इन दोनों को क्या करना है, मुझे ऐड करना है। यदि मैं इन दोनों का ऐड करता हूं तो ये वाली टर्म क्या बनेगी, तो अपन को देखना है कि टोटल आउटपुट फ्लक्स फ्रॉम वॉल्यूम एलिमेंट अलोंग टू एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के लिए जो भी वॉल्यूम एलिमेंट होगा वो अपन को काम में लेना है। तो एक साइड प्लस का था और एक साइड माइनस का था, तो यहाँ पे अपन ने लिखा है कि टोटल आयतन अल्पांश से एक्स अक्ष के अनुदिश, टोटल आयतन अल्पांश से एक्स अक्ष के अनुदिश जो भी आएगा वो क्या आएगा, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि इसका जो टोटल कंपोनेंट आएगा एक तो प्लस में आ जाएगा तो ए एक्स, साथ में हो जाएगा डेल ए एक्स अपॉन में डेल एक्स, और इसमें जो डी एक्स बाई टू दूरी के लिए परिवर्तन था वो कितना था, डी एक्स बाई टू। एक टर्म तो ये है, डी बाई डी जेड दोनों टर्म में था, प्लस वाले में भी था और माइनस वाले में भी था, तो इसको मैं कॉमन ले लूंगा और ये टर्म ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएगी अपने पास ए एक्स, और ये वाली जो टर्म है वो क्या हो जाएगी माइनस का डेल ए एक्स अपॉन में डेल एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी एक्स बाई टू
और यहाँ पे जो चेंज आ जाएगा और वो क्या आ जाएगा अपने पास डी वाई और साथ में क्या हो जाएगा डी जेड, ये वाली टर्म हो जाएगी। तो अपन लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी टर्म होगी वो ये होगी। अब इसमें देखो एक्स अक्ष के अनुदिश जो टोटल फ्लक्स लिया है, तो एक ये वाली जो टर्म है वो तो पॉजिटिव में थी और ये वाली टर्म क्या होगी अपने पास नेगेटिव में होगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि दोनों का जो रिजल्टेंट है वो क्या हो जाएगा अपने पास, इसको दो ब्रैकेट बना लो। एक तो देखो ये वाली टर्म हो जाएगी जो प्लस एक्स के अकॉर्डिंग थी, और एक जो ये वाली टर्म है, कौन सा जहाँ पर मैंने ये प्लस लिखा है, ये वाली टर्म किस में आएगी, माइनस में आएगी। जो ये वाली टर्म आएगी इसका रिजल्टेंट फ्लक्स लिखना है, तो एक पी के राइट साइड में है तो एक पी के लेफ्ट साइड में है, तो ये क्या हो जाएगा ये प्लस और यहाँ पे भी एक माइनस आ जाएगा और ये। अब इसका जो डी वाई डी जेड है वो मैंने पूरी टर्म से बाहर ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा डी वाई और डी जेड। अब यहाँ से यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ, यदि मैं इसको यहाँ से सॉल्व करता हूँ तो देखो इसमें ए एक्स से ए एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो टर्म है इसमें देखो ये वाली टर्म माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो ये वाली टर्म क्या बनेगी, टू डेल ए एक्स और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास, ये वाली टर्म हो जाएगी डेल एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन में टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वाई और साथ में क्या हो जाएगा डी जेड। टू से टू क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, डी एक्स डी वाई डी जेड, मुझे पता है कि डी एक्स डी वाई और डी जेड ये तीनों टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वॉल्यूम एलिमेंट डी वी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी अपने पास डी एक्स डी वाई और डी जेड डी वी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये टर्म क्या बनेगी, ये बन जाएगी डेल ए एक्स अपॉन में डेल एक्स और साथ में क्या हो जाएगा डी वी। किसके अकॉर्डिंग ये टर्म आई है, ये टोटल आया है अपने पास एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग। सिमिलरली इसी प्रकार आयताकार बॉक्स के वाई अक्ष के अनुदिश जो फ्लक्स आएगा तो वो कितना आएगा, तो ये तो एक्स के लिए आया है, एज इट इज क्या आएगा वाई के लिए आएगा, तो वाई के लिए वो टर्म क्या बन जाएगी, तो वो बन जाएगी डेल ए वाई, ये डेल ए वाई अपॉन में हो जाएगा डेल वाई, साथ में क्या हो जाएगा डी वी। ऐसे ही यदि सिमिलरली इसके लिए करें तो ये क्या आ जाएगा डेल ए जेड अपॉन में हो जाएगा डेल जेड और साथ में क्या हो जाएगा डी वी। अब यहाँ पे x के अकॉर्डिंग फ्लक्स आ गया, y के अकॉर्डिंग फ्लक्स आ गया और z के अकॉर्डिंग भी फ्लक्स आ गया। और ये वाली जो टर्म है तो पहले आपको नोट्स में ये वाली टर्म लिखनी है, ये लिखनी है, फिर इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो x का आएगा, तो जो यहाँ पे लिखा है कि आयतन अल्पांश से x अक्ष के अनुदिश कुल निर्गत फ्लक्स द टोटल आउटपुट फ्लक्स फ्रॉम वॉल्यूम एलिमेंट अलोंग टू x एक्सिस, तो x एक्सिस का टोटल वॉल्यूम एलिमेंट होगा वो इतना होगा डेल एक्स अपन में डेल एक्स और साथ में क्या हो जाएगा dv। तो ये वाली टर्म हो जाएगी डेल ए जेड अपन में डेल जेड और साथ में डीवी। अब इसका यदि मैं टोटल फ्लक्स की बात करता हूँ तो तीनों के कंपोनेंट में क्या कर सकता हूँ ऐड कर सकता हूँ। तो जब भी मैं इसके टोटल फ्लक्स की बात करता हूँ तो इसका जो टोटल फ्लक्स आएगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या इंटीग्रेशन, यदि कोई क्लोज एलिमेंट था तो वो क्या था अपने पास ए डी ए, और ये ए डी ए किससे मिलकर बना है, तो ये अपने पास मिलकर बना है किससे, वो अपन को लिखना है। तो यहाँ पे जो तीनों टर्म आई है तीनों टर्म को ऐड करके लिख देंगे, क्या हो जाएगी तीनों टर्म यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो ये वाली टर्म क्या बनेगी, तो देखो फर्स्ट टर्म तो बनेगी इसमें अपने पास जो फर्स्ट टर्म आई है वो हो जाएगी अपने पास डेल ए एक्स, एक्स का जो भी कंपोनेंट आया था टोटल डेल ए एक्स अपॉन में डेल एक्स, ये वाली टर्म हो जाएगी। और यहाँ पे क्या आया डी वी, तीनों के साथ ही आया तो डी वी। ऐसे ही दूसरी टर्म हो जाएगी डेल ए वाई अपॉन में हो जाएगा डेल वाई, साथ में हो जाएगा डी वी, प्लस हो जाएगा अपने पास डेल ए जेड अपॉन में डेल जेड और साथ में क्या हो जाएगा डीवी। यदि मैं इसमें कहता हूँ डीवी डीवी कॉमन आ सकता है, क्या आ सकता है डीवी पूरा का पूरा कॉमन आ सकता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डेल ए एक्स अपॉन में डेल एक्स, प्लस का लिख सकता हूँ डेल ए वाई अपॉन में डेल वाई, प्लस का हो जाएगा डेल ए जेड अपॉन में डेल जेड, और इसमें से बाहर मैंने क्या ले लिया डीवी ले लिया, बाहर मैंने क्या ले लिया डीवी। और ये टोटल किसके इक्वल चल रहा है, ये चल रहा है अपने पास कोई क्लोज एलिमेंट था उसमें ए वेक्टर डॉट डी है, यानी कोई फ्लक्स की बात कर रहा है रिजल्टेंट फ्लक्स की। तो टोटल जो वॉल्यूम एलिमेंट था उससे जो फ्लक्स पास आउट होगा वो इतना होगा। अब जो ये वाली टर्म है इसको मैं इस टर्म में लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं टू टर्म में स्प्लिट कर सकता हूँ। एक टर्म तो हो जाएगी डेल अपॉन में डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन में डेल वाई जे, प्लस का हो जाएगा डेल अपॉन में डेल जेड और साथ में क्या हो जाएगा के। तो एक तो हो जाएगा आई के और जे, एक तो ये टर्म हो जाएगी, एक टर्म हो जाएगी ए एक्स, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए एक्स आई कैप, प्लस का हो जाएगा ए वाई जे कैप, प्लस का हो जाएगा अपने पास ए जेड
ठीक है, और तीनों के ऊपर क्या आ जाएगी, कैप आ जाएगी। तो देखो इन दोनों का वापस में डॉट प्रोडक्ट करूंगा, तो क्या आई डॉट आई वन हो जाएगा, जे डॉट जे वन हो जाएगा, के डॉट के वन हो जाएगा। यानी इस टर्म तो को मैंने क्या किया है, टू टर्म में स्प्लिट कर दिया। वापस इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करके लिखोगे तो ये वाली ब्रैकेट मिलेगा। और साथ में क्या चल रहा था अपने पास, जो डीवी था वो डीवी चल ही रहा था, तो वो डीवी क्या रह जाएगा अपने पास, ऐसे का ऐसे रह जाएगा। अब मैं लिखता हूँ कि यहाँ पे जो टर्म है वो टर्म क्या हो गई, तो इस टर्म को तो मैं लिख सकता हूँ कि ये किसके इक्वल हो गया, यहाँ पे हो गया फ्लक्स ए वेक्टर डॉट का डी ए वेक्टर था, और वो किसके इक्वल हो गया, डेल, यहाँ पे हो जाएगा डॉट ए वेक्टर, और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास, डीवी हो जाएगा। क्लियर। अब यदि मैं डिफाइन ऑफ डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस की परिभाषा थी अपने पास, जो डाइवर्जेंस था उसकी परिभाषा क्या थी, उसके अकॉर्डिंग ये टर्म आ जाएगी। तो डाइवर्जेंस की परिभाषा क्या कहती है, तो डिफाइन ऑफ डाइवर्जेंस, तो डाइवर्जेंस की परिभाषा क्या कहती है, वो कहती है कि डाइवर्जेंस कोई भी ए वेक्टर होता है, यदि मुझे डाइवर्जेंस ए वेक्टर लिखना होता है तो उसकी डेफिनेशन क्या कहती है, उसकी डेफिनेशन कहती है कि इसका जो भी फ्लक्स लिखा जाएगा तो पर यूनिट वॉल्यूम में जो फ्लक्स होगा वो इसका क्या था, डाइवर्जेंस। तो यहाँ पे अपन ने लिखा था इसकी डेफिनेशन की फॉर्म में कि वो क्या था अपने पास, लिमिट डी वी रेज टू जीरो, इसकी जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है, लिमिट डी वी रेज टू जीरो। यहाँ पे हो जाता है अपने पास कोई फ्लक्स, और फ्लक्स की वैल्यू क्या है अपने पास, ए डॉट हो जाएगा अपने पास डी ए, और ओपन में क्या हो जाएगा अपने पास डी बी। तो यहाँ पे देखो जो डेल डॉट ए लिखा हुआ है, तो इसकी जगह यदि मैं वैल्यू रखता हूँ तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी अपने पास, वैल्यू रखने पर ये हो जाएगा डाइवर्जेंस ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, लिमिट हट जाएगी और यहाँ पे मैं वैल्यू रखूंगा तो डेल डॉट ए, साथ में क्या हो जाएगा अपने पास डी वी, और अपन में क्या हो जाएगा डी वी। तो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं कि देखो डीवी से डीवी क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल आउट, तो डाइवर्जेंस ए इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, डाइवर्जेंस ए इज इक्वल टू आ गया मेरे पास डेल डॉट ए, क्या आ गया, डाइवर्जेंस ए इज इक्वल टू डेल डॉट ए। अब मुझे पता है कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखना है, तो यहाँ से मैंने लिखा है कि डेल क्या था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, ये होता है, और ए क्या होता है अपने पास, ये होता है, यानी ये इसका क्या हो जाएगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो इसका फाइनल रिजल्ट है वो तो आ चुका, मुझे यही लिखना था कि डाइवर्जेंस को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे लिखते हैं। तो डाइवर्जेंस को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में डेल डॉट ए करके और दोनों के ऊपर क्या आ जाता है, वेक्टर आ जाता है। तो इसको जो फाइनल टर्म में लिखोगे वो ये लिख सकते हैं, फाइनल टर्म में अपन ये लिख सकते हैं कि जो भी इसका डाइवर्जेंस होगा, क्या होगा अपने पास, जो भी डाइवर्जेंस होगा, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इस डाइवर्जेंस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डाइवर्जेंस ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या है अपने पास, डेल डॉट ए, और डेल डॉट ओ को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल ए एक्स अपॉन में डेल एक्स प्लस का डेल ए वाई अपॉन में डेल वाई, और प्लस का हो जाएगा डेल ए जेड अपॉन में डेल जेड। तो ये वाली कंप्लीट टर्म हो जाएगी, ये क्या बताएगा, पूरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का डाइवर्जेंस को डिफाइन करेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है किसी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस डेल संकारक डेल ऑपरेटर तथा किसी वेक्टर ए वेक्टर के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। तो ये देखो डेल ऑपरेटर है, डॉट क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है, और क्या है अपने पास ए वेक्टर है, तो डेल और ए का स्केलर प्रोडक्ट होगा, वही क्या होगा अपना डाइवर्जेंस होगा। तो यहाँ पे लिखा है कि द डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज इक्वल टू द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द डेल ऑपरेटर एंड द सम वेक्टर ऑफ ए। तो ये अपना क्या हो गया, इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की फॉर्म हो गई। तो ये अपन ने देखा कि कोई भी डाइवर्जेंस होता है उस डाइवर्जेंस को कैसे लिखा जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, तो ये इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन था। अब इस मैथमेटिकल डेरिवेशन को जैसे अपन ने आपको स्लाइड में दिख रहा होगा नोट्स में, जैसे का वैसे एज इट इज एग्जाम में भी लिखना है और आपको अपने नोट्स में भी एज इट इज लिखना है, और ये ही कैलकुलेशन सेम एज इट इज करनी है। तो आपको एक एक स्टेप क्लियर हो गई होगी कि अपन ने सबसे पहले कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स लिया था, उस बॉक्स में इसका एक्स कंपोनेंट लिखा था, तो ये अपने पास कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स था, ये क्या था अपने पास, जो आपके सामने दिख रहा है कि ये रेक्टेंगुलर बॉक्स था, और इस बॉक्स के अंदर अपन ने एक्स वाई जेड तीन कंपोनेंट लिए थे, एक वेक्टर लिया था जो ए वेक्टर था, जो थ्री कंपोनेंट से मिलकर बना था, ए एक्स ए वाई और ए जेड था। फिर अपन ने देखा था कि तीनों की डायरेक्शन पे अपन ने देखा है कि एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग, जो एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग ए एक्स में चेंज आएगा वो लिखा है। फिर अपन ने लिखा है कि ए एक्स का डी एक्स बाई टू दूरी के लिए जो भी चेंज आएगा वो लिखा है। उसके बाद अपन ने टोटल ए एक्स का कंपोनेंट लिखा है, और फिर उसके बाद ए बी सी डी, जो ये वाला सरफेस था कंप्लीट, ये वाला सरफेस, इसके लिए मैंने रिजल्टेंट फ्लक्स लिखा है। तो यहाँ से फ्लक्स आ गया था
ए एक्स प्लस डेल ए एक्स अपॉन में डेल एक्स डी एक्स बाई टू और साथ में डी वाई और डी जेड। एज इट इज ये का ये सेम काम मैंने ऑपोजिट सरफेस के लिए किया है, इसके लिए किया है। फिर मैंने लिखा है कि टोटल ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस से जो टोटल रिजल्टेंट फ्लक्स होगा, यानी इधर से जो पी पॉइंट है वो सेंटर में है, तो यहाँ से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी यहाँ का फ्लक्स और यहाँ का फ्लक्स को मैंने क्या कर लिया, रिजल्टेंट निकाल लिया, टोटल फ्लक्स। एक इस साइड में है तो ये पॉजिटिव में लिया, ये ऑपोजिट साइड में है तो ये नेगेटिव में लिया, तो रिजल्टेंट फ्लक्स आ गया अपने पास। दोनों टर्म को माइनस किया था तो वहां पे आ गया था डेल ए एक्स अपन में डेल एक्स और साथ में डी वी। सिमिलरली ऐसे का ऐसे यदि मैं वाई के लिए निकालता तो डेल ए वाई अपॉन में डेल वाई आता, और सिमिलरली डेल जेड अपॉन में डेल जेड और साथ में क्या आ जाता डी वी। फिर तीनों को ऐड कर लिया और वहां से मैंने डाइवर्जेंस को प्रूव कर लिया। तो एज इट इज आप इसको नोट्स में लिख सकते हो। तो आज के लिए तो इतना ही, ये था आपका डाइवर्जेंस ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। थैंक यू।